हेलो बच्चों, वेलकम टू माँ की पढ़ाई। आज हम क्लास 7 हिंदी से 4th नंबर का जो पाठ है सरफरोशी की तमन्ना, इस पाठ के क्वेश्चन आंसर्स विद ग्रामर करेंगे। प्रश्नोत्तर व्याकरण के साथ देखेंगे। चलिए प्रश्नोत्तर देखते हैं। इस पाठ में सबसे पहले आते हैं मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न में फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए। उस दिन को विशेष क्यों कहा गया? विशेष यानी स्पेशल। Why was that day called special? उत्तर देखिए, उस दिन को विशेष कहा गया क्योंकि वह दिन भारतीय क्रांतिकारियों के इतिहास यानी भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में एक विशेष दिन था। इस दिन अन्यायी सरकार कौन सी थी बच्चों? अन्यायी सरकार यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो इस दिन अन्यायी सरकार ने भारत को आजाद कराने वाले क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी। तो ब्रिटिश सरकार ने क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी इस दिन पर, और कुछ क्रांतिकारियों को काले पानी की सजा दी। इस अन्याय के विरोध में बाकी क्रांतिकारियों ने मन में देश को आजाद करने का दृढ़ निश्चय बना लिया। तो देखिए बच्चों, यह दिन विशेष क्यों था? क्योंकि भारतीय क्रांतिकारी यानी जो रिवॉल्यूशनरी थे, इंडियन रिवॉल्यूशनरी, जो अपनी कंट्री को फ्री करने के लिए, आजाद करने के लिए कोशिशें कर रहे थे, यानी फ्रीडम फाइटर भी कहते हैं हम उसको। तो ऐसे फ्रीडम फाइटर, ऐसे क्रांतिकारी जो थे, उन्होंने क्या किया? ब्रिटिश सरकार ने उनमें से कुछ क्रांतिकारियों को, कुछ रिवॉल्यूशनरीज को फांसी की सजा दे दी, और कुछ क्रांतिकारियों को काले पानी की सजा दे दी। पूरा जीवन भर उन्होंने जेल में रहना, ऐसी काले पानी की सजा दे दी। और बाकी के जो क्रांतिकारी यानी फ्रीडम फाइटर्स जो थे, तो उन्होंने फिर यह जो देखा कि उनके भाइयों को फांसी की सजा मिल गई, काले पानी की सजा मिल गई, तो उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ उनके मन में बहुत गुस्सा तैयार हो गया, और अपने इंडिया को, अपने देश को फ्री करने के लिए, आजाद करने के लिए उन्होंने भी अपने मन में दृढ़ निश्चय बना लिया। तो इसीलिए यह दिन बहुत ही विशेष हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हर रोज अब्दुल का व्यवहार कैसा होता था? अब्दुल कौन था बच्चों? अब्दुल कौन था? अब्दुल उस जेल का जेलर था। तो जेलर का नाम क्या था? अब्दुल था। हाउ वॉज द बिहेवियर ऑफ अब्दुल एवरी डे? उत्तर देखिए, हर रोज अब्दुल का व्यवहार सबके साथ दोस्ताना जैसे था, यानी फ्रेंड्स के जैसा था। रोज वह किसी का गाना सुनता था, किसी के साथ शतरंज खेलता था। शतरंज यानी चेस। तो वह रोज जेल में आकर वहां पे जो कैदी थे उनका किसी का गाना सुनता था, किसी के साथ चेस का गेम खेलता था यानी शतरंज खेलता था। इस तरह फ्रेंडली यानी दोस्ताना व्यवहार अब्दुल का यानी अब्दुल जेलर का कैदियों के साथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हल्दी घाटी के योद्धा किस तरह की पोशाक पहनकर युद्ध करने जाते थे? What kind of dress did the warrior यानी सोल्जर of हल्दी घाटी wear to fight? उत्तर देखिए, हल्दी घाटी के योद्धा अच्छी पोशाकें पहनकर युद्ध भूमि में प्राणों का बलिदान करने के लिए जाते थे। तो जैसे हल्दी घाटी के योद्धा युद्ध लड़ने के लिए जाते थे, अच्छी पोशाकें यानी अच्छे ड्रेस पहन कर जाते थे, उसी तरह इस पाठ में भी, इस लेसन में भी जो क्रांतिकारी थे तो उनको फांसी की सजा मिलने वाली थी, तो वह भी अच्छी पोशाकें पहनकर हल्दी घाटी के योद्धा की तरह अच्छी पोशाकें पहनकर अपना जीवन का बलिदान करने के लिए जा रहे थे। नेक्स्ट देखिए। क्रांतिकारियों द्वारा गीत गाने से क्या पता चलता है? What is revealed by the singing of the song by revolutionaries? उत्तर देखिए, क्रांतिकारियों द्वारा
सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। यह गीत गाकर वे ब्रिटिश सरकार को दिखाना चाहते थे कि वह भी देश के लिए अपने प्राण देने के लिए तैयार है। उनके मन में अपने देश के प्रति स्वतंत्रता के लिए बलिदान देने की भावना प्रकट हो जाती है। अदालत के बाहर सारी भीड़ यानी बहुत क्राउड था। क्रांतिकारियों के साथी मीन्स अदालत के बाहर जो क्राउड जो लोग खड़े थे वह सारे क्रांतिकारियों के साथ थे, यानी रिवोल्यूशनरीज के साथ थे। अन्याय के विरोध में लड़ने के लिए तैयार थे। वह सारी जो भीड़ थी, वह जो क्राउड था, वह अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे आते हैं हमारे लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न में हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, अदालत जाने से पहले सबने क्या क्या तैयारियां की? What preparation did everyone make before going to court? उत्तर देखिए, अदालत जाने से पहले सबने अनुष्ठानिक तरीके से भोजन किया, अच्छे कपड़े पहने। रोशन सिंह ने अपनी इत्र की शीशी से सबको थोड़ा थोड़ा इत्र लगाया। तो यहाँ पे देखिए, कोर्ट जाने से पहले, अदालत जाने से पहले यानी कोर्ट जाने से पहले सबने अनुष्ठानिक तरीके से यानी रिचुअलिस्टिक, नियम पूर्वक रिचुअलिस्टिक तरीके से सबने भोजन किया, मीन्स खाना खाया, अच्छे कपड़े पहने और रोशन सिंह ने अपनी सेंट की बोतल जो थी उससे सबके कपड़ों के ऊपर थोड़ा थोड़ा सेंट लगाया, यानी इत्र लगाया। इत्र यानी सेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबने एक साथ भोजन क्यों किया? Why did everyone eat together? उत्तर देखिए, सबने एक साथ भोजन इसलिए किया क्योंकि उन्हें आभास हो चुका था कि शायद आज का यह खाना उनके लिए आखिरी होगा, यानी इनका यह सबके साथ खाना खाने का शायद लास्ट टाइम होगा। तो यह उनको आभास हो चुका था कि आज का यह जो खाना है यह उनका आखिरी यानी लास्ट खाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फांसी के कैदियों वाली 3 कोठरियां साफ करवाने की घटना से क्या पता चलता है? फांसी की कैदी वाले यानी हैंगिंग प्रिजनर्स, जिस कैदियों को फांसी देने वाले होते हैं उनको हैंगिंग प्रिजनर्स। तो उनकी 3 कोठरियां यानी 3 रूम्स जहां पे उनको फांसी देना है, तो इन रूम्स को साफ करवाने की घटना यानी इंसिडेंट क्या पता चलता है? What is relevant by the incidents of cleaning 3 rooms of hanging prisoners? उत्तर देखिए, अदालत के फैसले से पहले ही जो फांसी के कैदी वाली 3 कोठरियां साफ की जा रही थी, इस घटना से यह पता चलता है कि 3 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी जाने वाली है। तो इस घटना से क्या पता चलता है? यह पता चल रहा था कि इस जेल में से 3 क्रांतिकारियों को यानी 3 रिवोल्यूशनरीज को फांसी देने जाने वाली है। इस घटना से सिर्फ यह पता चलता है कि 3 लोगों को, 3 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी जाने वाली है। नेक्स्ट देखिए, घ नंबर, फांसी की सजा सुनकर किस किस की क्या क्या प्रतिक्रिया हुई? What was the reaction of everyone on hearing the death sentence? तो जब उन्होंने फांसी के बारे में सुना तो सबकी एक एक की किस किस की क्या क्या रिएक्शन, प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन हुई। उत्तर देखिए, फांसी की सजा सुनकर राजेंद्र के चेहरे पर बाल सुलभ मुस्कान थी। बाल सुलभ मुस्कान यानी छोटे बच्चों के जैसे उनके फेस पे स्माइल थी। बिस्मिल्लाह के चेहरे पे, बिस्मिल्लाह यहाँ पे बिस्मिल्लाह के चेहरे पर अवज्ञा का भाव था।
और रोशन सिंह के चेहरे पर हंसी और विजय के भाव थे। तो फांसी मिलने पर इन तीनों के चेहरे पे ऐसे अलग अलग भाव दिखाई दे रहे थे, उनका ऐसे रिएक्शन दिखाई दे रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है आशय स्पष्ट कीजिए। रोशन सिंह ने हंसते हुए हमें ऐसा देखा मानो वे तो सीधे स्वर्ग चले और हम रह गए। रोशन सिंह laughed and looked at us as if he had gone straight to heaven and we were left. इस पंक्ति से यह आशय स्पष्ट होता है कि रोशन सिंह ने हंसते हुए बाकी क्रांतिकारियों को ऐसा देखा जैसे उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान देकर वे जीत गए और बाकी सारे उनसे पीछे रह गए। तो इस पंक्ति का यह आशय होता है कि जैसे मानो रोशन सिंह को उनको फांसी की सजा मिली तो उन्होंने हंसते हुए सबकी तरफ देखा कि मैंने देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान देकर आप सबसे मैं जीत गया हूँ, मैं आगे चला गया हूँ, मैं जीत गया हूँ और बाकी सारे मेरे पीछे रह गए। ऐसा उनका देखने का भाव था, इस तरह से उन्होंने देखा था। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है सही उत्तर पर सही की टिक लगाइए। नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है और सही की टिक लगाना है। फर्स्ट देखिए, खाना खाने के समय बिस्मिल्लाह ने क्या सोचा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से ऑप्शन नंबर सेकंड जो है 2 है, आज अनुष्ठानिक तरीके से भोजन करना चाहिए, यह सही ऑप्शन होगा। तो खाना खाने के समय बिस्मिल्लाह ने सोचा कि आज अनुष्ठानिक तरीके से भोजन करना चाहिए। ख नंबर देखिए, जेलर के बेड़ियां डालने के लिए क्या हिदायत थी। तो फिर से देखिए क्वेश्चन, जेलर को बेड़ियां डालने के लिए क्या हिदायत थी। यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शन है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर सेकंड जो है, बेड़ियों की कीलों की जांच कर ली जाए, यह ऑप्शन करेक्ट है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, अदालत के बाहर का दृश्य कैसा था। तो उत्तर देखिए, यानी सही ऑप्शन देखिए कौन सा होगा। यहाँ पे भी सेकंड नंबर का ऑप्शन सही है। अदालत के बाहर खड़ी भीड़ गाना गा रही थी। तो अदालत के बाहर बहुत भीड़ जमी थी और वह क्या कर रही थी, गाना गा रही थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है सोचकर लिखिए, थिंक एंड राइट, यह मूल्य पर एक क्वेश्चन है। अगर आपको लेसन समझ में आ गया होगा तो आपके लिए इस प्रश्न का उत्तर लिखना बहुत ही इजी हो जाएगा, क्योंकि इसका उत्तर आपको अपने खुद के सेंटेंस में लिखना है। यू शुड राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन योर ओन सेंटेंस। ओके, आपको यहाँ पे हेल्प के लिए मैंने थोड़ा उत्तर लिख के दिया है, आप इसकी हेल्प लीजिए और अपने ओन सेंटेंस बनाकर उत्तर लिखिए। तो देखिए प्रश्न क्या है। फर्स्ट है इसमें, अपने स्वाभिमान की रक्षा हम कैसे कर सकते हैं। स्वाभिमान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद का मान, स्वाभिमान। हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर सेल्फ रिस्पेक्ट। उत्तर देखिए, स्वाभिमान अर्थात अपना अभिमान, खुद का अभिमान, स्व अभिमान। ओके, स्वाभिमान से ही स्वावलंबन का जन्म होता है। स्वाभिमान से ही मनुष्य आत्मनिर्भर बनता है, वह किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहता। अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए हम किसी के आगे झुके नहीं, अपना काम स्वयं करें, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। यही गुण मनुष्य को विकास की ओर लेकर जाते हैं और मेहनती और दृढ़ निश्चयी बनाते हैं, दृढ़ निश्चयी बनाते हैं। ओके, तो इसी तरह से हम हमारे स्वाभिमान की रक्षा कर सकते हैं कि स्वाभिमान में से स्वावलंबन का जन्म होता है। हम किसी के आगे झुके नहीं, किसी के आगे भी नहीं झुके,
हम अपनी ताकत पर विश्वास रखें, अपनी दृढ़ निश्चय पर, अपने मेहनत पे विश्वास रखें। अपने मेहनत से हम सब कुछ कर सकते हैं। हार्ड वर्क करें ताकि आपको किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। और यही गुण है जो मनुष्य को विकास की तरफ लेकर जाता है। और अपनी वाणी पे यानी अपनी बातों पे कंट्रोल रखे। तो यही जो गुण है, इसी तरह से, इसी गुण के वजह से हम क्या होते हैं, आगे सक्सेसफुल होते हैं, यानी हमारे लाइफ में आगे जाके सफलता हमें जरूर मिलती है। लेकिन इसके लिए हमें स्वाभिमानी बनना होगा और अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। असंख्य वीरों के प्राण के मोल पर मिली स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए? What should be our duty to preserve the freedom which was given at the cost of the lives of innumerable heroes? उत्तर देखिए, हमारे देश को आज़ादी मिलने के लिए बहुत सारे क्रांतिवीरों ने अपने प्राणों को न्योछावर किया है। मीन्स उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया है। हमारा कर्तव्य है कि हम उनके बलिदानों को ज़ाया न जाने दें, उनके बलिदानों को वेस्ट ना होने दें, यानी जाया न जाने दें। मिली हुई स्वतंत्रता का सम्मान करें और उसकी रक्षा करें। अगर देश पर संकट आए तो सारे एकजुट होकर उससे लड़े, बिना डरे सारी विकट परिस्थितियों का मुंह तोड़ जवाब दे। तो इस तरह से हमारे जो क्रांतिवीरों ने, जो फ्रीडम फाइटर ने अपने बलिदान दिया है अपने प्राणों का, हमें जो स्वतंत्रता, जो फ्रीडम मिला है, उसको हम संभाल के रखना चाहिए। हमने उसका सम्मान करना चाहिए। सबने एकजुट होकर देश पे आने वाले संकटों का सामना करना चाहिए और सबने भाईचारे के जैसे रहना चाहिए, भाई भाई के जैसे रहना चाहिए। यही हमारा कर्तव्य होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है भाषा से। भाषा से में आपको ग्रामर के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। तो देखिए, भाषा से में फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन बनाइए। चलिए फर्स्ट देखते हैं। चेहरा, चेहरा का बहुवचन होगा चेहरे। कपड़ा, कपड़े। पोशाक, पोशाके। मुश्किल, मुश्किलें। शीशी, शीशे। बेड़ी, बेड़ियाँ। कोठरी, कोठरियाँ। छुट्टी, छुट्टियाँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, भाषा से में सेकंड नंबर का क्वेश्चन, नुक्ता। अरबी फारसी के शब्दों में क, ख, ग, ज, फ वर्णों के नीचे लगता है। नुक्ता लगता है इन वर्णों के नीचे। नुक्ता यानी यह जो डॉट दिख रहा है आपको, क के नीचे, ख के नीचे, ग के नीचे, फ, ज के नीचे, इस डॉट को नुक्ता कहते हैं, इस बिंदी को नुक्ता कहते हैं। तो यह अरबी फारसी के शब्दों में इस वर्णों के नीचे लगता है। आगे देखिए, परंतु मानक हिंदी में केवल ज और फ के नीचे नुक्ता लगाया जाना ही स्वीकृत है। बाकी ध्वनियों का अंतर्भाव हिंदी की ध्वनियों में ही हो गया है। अभी नुक्ते वाले शब्द देखिए। पाठ में आए नुक्ते वाले शब्द ढूंढकर लिखिए। आपको क्या करना है, इस तरह के जो नुक्ते वाले शब्द है, यानी वर्णों के नीचे जिसी भी शब्दों के वर्णों के नीचे ऐसा नुक्ता यानी ऐसा बिंदी आया है, डॉट आया है, ऐसे वाले शब्दों को आपको लेसन में से चूज करके लिखना है। तो इसमें से मैंने कुछ शब्द लिखे हैं, यहाँ पे देखिए। रोज, कागज, सरफरोशी, तरफ, आवाज, सजा। इसी तरह से आप और भी शब्द ढूंढ के लिख सकते हो।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए 3 नंबर, आ आगत या ग्रहित स्वर है। हिंदी में अंग्रेजी के कई शब्दों को ग्रहण कर लेने से शुद्ध उच्चारण और लेखन के लिए आ ध्वनि को शामिल किया गया है। अंग्रेजी के डॉक्टर, कॉलेज, कॉफी शॉप, बॉल आदि शब्दों में ओ या ए ध्वनि न तो हिंदी की ओ और औ है, न ही आ है। इसका उच्चारण इन सब से हटकर आ और ओ के बीच आ जैसा होता है। दिए गए शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट वर्ड है लॉरी, डॉल्फिन, चॉकलेट, चॉक और लॉग। तो आपको यहाँ पे सिर्फ औ शब्द का उच्चारण करना था। नेक्स्ट देखिए, भाषा ज्ञान में 4th नंबर का क्वेश्चन है। नीचे लिखे वाक्य पढ़िए। क नंबर देखिए, रसोइये ने खाना बनाया। ख नंबर देखिए, वह सुबह सुबह उठ गए। वाक्य क में बनाया एक क्रिया है। वाक्य ख में उठ के साथ साथ गए भी जुड़ा है। यहाँ उठ मूल क्रिया है और गए उसे पूरा कर रहा है। इस तरह मूल क्रिया के साथ जुड़ने वाली क्रिया को रंजक क्रिया कहते हैं। मूल क्रिया के साथ रंजक क्रिया जुड़ने से संयुक्त क्रिया बनती है। जैसे चिल्ला उठा, जाने लगा, दौड़ा आया आदि। निम्नलिखित संयुक्त क्रियाओं से वाक्य बनाइए। तो देखिए यहाँ पे शब्द दिए हैं, आपको सेंटेंस लिखना है। चिल्ला उठे, तो इसमें से यह संयुक्त क्रिया है, इससे आपको सेंटेंस यानी वाक्य बनाना है। तो देखिए, अजनबी को देखते ही बच्चे चिल्ला उठे। यह क्या हो गया? संयुक्त क्रिया को हमने वाक्य में बना दिया, वाक्य में लिख दिया। सेकंड है उखाड़ डाला। तेज आंधी ने पेड़ों को जमीन से, यहाँ पे जमीन से देखिए बच्चों ऊपर है, जमीन से उखाड़ डाला। ओके, तेज आंधी ने पेड़ों को जमीन से उखाड़ डाला। नेक्स्ट है बोलने दो। पवन को बोलने दो। यहाँ पे हमने संयुक्त क्रिया का वाक्य बना दिया। नेक्स्ट है निकल जाना। वह स्कूल से आया और खेलने को निकल गया। नेक्स्ट है गिर गया। करण पानी में गिर गया। तो इसी तरह से हमने सेंटेंस बना दिए बच्चों। नेक्स्ट देखिए, 5th नंबर का क्वेश्चन देखिए। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। तो शब्दों के 2 भेद होते हैं, क्या कौन से? एक है विकारी शब्द और सेकंड है अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होते हैं? देखो बच्चों, जिनके लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन हो जाते हैं, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी शब्द किसे कहते हैं? कि लिंग, वचन, कारक, काल की वजह से उन शब्दों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, मीन्स कोई भी उस वर्ड में चेंज नहीं, उस वर्ड में बिल्कुल चेंज नहीं होता है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अभी देखिए विकारी शब्द किसमें होते हैं? संज्ञा होती है, सर्वनाम होते हैं, विशेषण और क्रिया शब्द होते हैं विकारी। अविकारी शब्द क्या होते हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक शब्द अविकारी शब्द होते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, नीचे लिखे शब्दों के आगे लिखिए कि वे विकारी है या अविकारी। तो नीचे कुछ शब्द दिए हैं, आपको लिखना है कि यह शब्द विकारी है या अविकारी। तो देखिए फर्स्ट ईमानदार। ईमानदार शब्द कैसा है? विकारी।
विकारी शब्द क्या होते हैं? जिसमें लिंग, वचन, कारक, काल इसके वजह से क्या होते हैं? वह वर्ड चेंज हो सकते हैं, तो उसको विकारी शब्द कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे ईमानदार इसके किस में आएगा? विकारी शब्द में आएगा। और किस में आएगा? अविकारी। रोटी, रोटी किस में आएगा? विकारी। खा रहे हैं, यह विकारी शब्द में आता है। यहाँ पे खा रहा है, यह क्या है? लिंग, खा रहा है यानी बॉय के लिए बोला गया है। अगर गर्ल के लिए बोला जाए तो खा रही है, यानी लिंग के ऊपर भी चेंज होता है यह शब्द। नेक्स्ट वचन, वे खा रहे हैं, ऐसे होता है तो वचन भी चेंज होता है, तो इसीलिए यह खा रहे हैं यह विकारी होगा। नेक्स्ट है तथा, तथा क्या होगा? अविकारी। कौन सा भी लिंग आ जाए, वचन आ जाए, कौन सा भी काल आ जाए, लेकिन तथा यह शब्द वैसे ही रहता है, उसमें कोई भी परिवर्तन यानी चेंजेस नहीं होते हैं, इसीलिए यह शब्द अविकारी। नेक्स्ट है गाड़ी, गाड़ी भी विकारी शब्द हो जाएगा। धीरे धीरे अविकारी, हम विकारी। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको विकारी और अविकारी शब्दों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नीचे लिखे वाक्यों को शुद्ध कीजिए। आपको वाक्य को करेक्ट सेंटेंस में लिखना है। यह अशुद्ध वाक्य है, इनकरेक्ट सेंटेंस है, आपको करेक्ट सेंटेंस में आपको लिखना है। फर्स्ट देखिए, मैंने तुमका यह बात कही, तो यह अशुद्ध सेंटेंस है, यह सेंटेंस करेक्ट नहीं है, तो इसको हम करेक्ट करते हैं। देखिए, मैंने तुमसे यह बात कही, तुमका का हमने क्या कर दिया? तुमसे। मैंने तुमसे यह बात कही। ओके, तो यह फर्स्ट हो गया। सेकंड देखिए, चारों तरफ आवाज गूंज रहा था, तो उसका करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा चारों तरफ आवाजें गूंज रही थी। नेक्स्ट है, जज के आते ही सन्नाटा छा गई, तो जज के आते ही सन्नाटा छा गया, यह राइट सेंटेंस होगा। नेक्स्ट है, रास्ते में हम एक गाड़ी देखा, तो इसका करेक्ट सेंटेंस कैसे होगा बच्चों? रास्ते में हमने एक गाड़ी देखी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट है, दिए गए अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अंग्रेज सरकार ने जनता को कुचलने के लिए दमनदारी बिल केंद्रीय असेंबली में पेश किया। दमनदारी बिल यानी रिप्रेसिव बिल। दमनदारी बिल क्या होता है? रिप्रेसिव बिल को दमनदारी बिल कहते हैं। आगे देखिए, देश ने एक स्वर में उसका विरोध किया, यानी कंट्री में जो लोग थे उन्होंने सारे एक साथ आए और उन्होंने इस बिल का, इस दमनदारी बिल का, रिप्रेसिव बिल का विरोध किया। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंका और जानबूझकर वही गिरफ्तार हो गए। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद के और भी साथी गिरफ्तार हो गए। तब दल की पुनर्गठन और उसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अकेले आजाद के कंधों पर आ गई। इसके लिए उन्हें प्रयाग जाना पड़ा। एक दिन वे एल्फ्रेड पार्क में बैठे हुए थे। एक विश्वासघाती द्वारा सूचना देने पर एकाएक अंग्रेज सिपाहियों का एक बड़ा दल, यानी अंग्रेज सिपाहियों का एक बड़ा ग्रुप वहां आ पहुंचा। चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेज सरकार के हाथ आने से कहीं अच्छा अपने देश के लिए शहीद होना समझा। इस तरह से यह पैराग्राफ था बच्चों। इसके नीचे जो क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज सरकार ने क्या पेश किया? व्हाट डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रेजेंट? उत्तर है, अंग्रेज सरकार ने दमनदारी बिल केंद्रीय असेंबली में पेश किया। सेकेंड है, दमनदारी बिल पेश करने का क्या परिणाम निकला? What was the result of introducing the repressive bill? उत्तर देखिए, दमनदारी बिल पेश करने पर पूरे देश ने एक स्वर में
उसका विरोध किया, यानी उस बिल का विरोध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग असेंबली में बम किसने फेंका? हु थ्रू द बॉम्ब इन द असेंबली? उत्तर है असेंबली में बम भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फेंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह आदि की गिरफ्तारी के बाद आजाद पर क्या जिम्मेदारी आ गई? What was the responsibility of Azad after the arrest of भगत सिंह? उत्तर देखिए, भगत सिंह आदि की गिरफ्तारी के बाद आजाद पर दल के पुनर्गठन और आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज सिपाहियों से घिर जाने पर आजाद ने क्या किया? What did Azad do when he was surrounded by British soldiers? उत्तर देखिए, अंग्रेज सिपाहियों से घिर जाने पर आजाद ने अपने देश के लिए शहीद होना अच्छा समझा। यह आजाद ने किया। इसी के साथ हमारे इस लेसन के प्रश्न उत्तर और ग्रामर यानी भाषा से खत्म हो जाते हैं बच्चों। आई होप आपको सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे, ग्रामर भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।